हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 3 के सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 3 के ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ा था और साथ ही साथ जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था। और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चों, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को ना इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज 3 का ना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसमें बोला जा रहा है कि इफ इन द गिवन फिगर, मतलब कि जो भी फिगर गिवन है, फिगर 1 2 3 4, फिगर 1 2 3 4 क्या आपको गिवन है, ईच पेयर ऑफ पॉलीगॉन इज सिमिलर। हर एक पेयर क्या है, सिमिलर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाइए, आप लोग को 100% बन के रेडी हो जाएगा ये। अगर नहीं समझ में आया है ये, तो फिर से इसमें समझा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो भी ये गिवन पेयर ऑफ फिगर है ना, वो क्या है, सिमिलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तब क्या करना है आप लोग को, एक्स वाई एंड जेड फर्स्ट फिगर में, सेकेंड फिगर में एक्स वाई जेड निकालना है, थर्ड फिगर में एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है एंड फोर्थ फिगर में भी एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। तो एक काम करता हूँ ना, इन सभी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में ही आप लोग को लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। तो हम लोग करना क्या है बच्चे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 में क्या करना है, हर एक गिवन पॉलीगॉन में क्या करना है, हम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको बोला क्या जा रहा है, बुलाई जा रहा है ना कि हर एक पेयर जो है ना पॉलीगॉन का, वो क्या है, सिमिलर है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पर। तो जैसा मैंने इसको पढ़ाया है ना, सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, इसको भी ऐसा बताऊंगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, सबसे पहले हम लोग करते क्या, सबसे पहले हम लोग ना इसमें से ना निकालते हैं स्केल फैक्टर। या फिर आप ऐसा लिख लीजिए ना कि इसको पहले लिख लो ऐसे करके कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इसको लिखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा, देखिए ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक एंगल, यहाँ पर भी एक एंगल ड्रॉ किया, मतलब कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। यहाँ पर देखिए डबल लाइनिंग ड्रॉ है और यहाँ पर भी डबल लाइन ड्रॉ है, मतलब कि ये और ये इक्वल इक्वल है। तो हम लोग ऐसे घूमेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम दे दूंगा मैं P, इसका नाम दे दूंगा मैं Q, इसका नाम दे दूंगा R और इसका नाम दे दूंगा मैं S। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्केल फैक्टर। तो क्योंकि ना बच्चे, स्केल फैक्टर से ना सॉल्व करना क्या है, ज़्यादा ईजी है। तो स्केल फैक्टर m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर जब हम लोग सर इन दोनों रेशियो को लेंगे ना, हम लोग सर m नहीं निकाल सकते। सर हम लोग जब इन दोनों को लेंगे तो m नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अननोन है, यहाँ पर ये अननोन है। सर हम लोग अगर इन दोनों को लेंगे ना सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, निकाल सकते हैं m का वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर सर हम लोग को दोनों पता है। तो हम बोलेंगे ना कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा AD बाय PS, AD बाय PS। AD कितना है, AD है 10 और PS कितना है, PS है 8। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/4 आ गया, मतलब कि आपका स्केल फैक्टर आ गया है 5/4। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके आप बोलोगे कि सिंस जो स्केल फैक्टर होता है ना, वो क्या होता है, जो भी गिवन साइड करस्पॉन्डिंग साइड रहता है ना, उनके रेशियो क्या होता है, वो इक्वल इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, m इज इक्वल टू AB/PQ, ये क्या होगा, इक्वल होगा BC/QR, BC/QR, ये क्या इक्वल होगा, CD/RS के। ठीक है ना। तो बोलोगे सर ये सर AD/PS के इक्वल ही हुआ क्या, हाँ बच्चे होगा इक्वल, लेकिन हम लोग को तो एक्स वाई जेड फाइंड करना है ना। अच्छा चलो लिख लो इसको भी ना कि ये क्या होगा बच्चे, ये AD/PS के भी क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं m इज इक्वल टू AB/PQ। तो जब हम लोग AB/PQ लेंगे ना, तो हमारे यहाँ से क्या निकलेगा बच्चे, y निकलेगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस m इज इक्वल टू क्या है, AB/PQ है। तो AB का वैल्यू क्या है बच्चे, AB का वैल्यू है 16। अच्छा यहाँ मत लिखो ना, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 5/4। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 16 है। PQ कितना है, PQ का बच्चे वैल्यू y है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 5 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ और ये 16 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि y को यहाँ पर छोड़ देंगे,
ये 16 मल्टीप्लाई 4 है और नीचे में ये 5 है ना, तो 5 भी नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं क्योंकि ये किसी के टेबल में आते नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, 16 और 4 का मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। हाँ, यहाँ पर ये दिख जाएगा आप लोगों को। तो मैंने क्या करवा दिया, 16 और 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 16 4 जा बच्चे आपका 64 होता है। देखिए ना, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 64 होता है। इसको 5 से डिवाइड करवाना है, तो 5 से डिवाइड करवा दो। 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा। 5 8 जा 40 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्व करने पर y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12.8। इसमें सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप यूनिट लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। तो ये आपका भी आंसर पहला आया है। अभी आपने y निकाला है, तो जब आपने इन दोनों का यूज़ किया तो आपने y निकाला। अब एक काम करते हैं, m इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग बी सी बाई क्यू आर का यूज़ करेंगे ना, तो बी सी कितना है 14 है, क्यू आर कितना है z है, तो हम लोग को ना z का वैल्यू निकलेगा। तो निकालते हैं, समझाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ना ऐसे करके कि सिंस यहाँ पर ये m इज इक्वल टू क्या है बच्चे, बी सी बाई क्यू आर है। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू अभी निकाले हैं 5/4। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 14 है और क्यू आर का वैल्यू क्या है, z है। तो बी सी का वैल्यू 14 है, क्यू आर का वैल्यू z है। तो मैं बोलूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 का मल्टीप्लाई होगा z के साथ और 4 का होगा 14 के साथ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि z को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 14 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं बोलूँगा ना कि 5 11 जा 55 होता है। तो 6 माइनस 5 1 और यहाँ पर 0, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 मिलेगा। 5 2 जा 10 होता है। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा z का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 11.2 और ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड का। थर्ड मतलब हम लोग को अब निकालना है x। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी डी बाई आर एस बोलेंगे। तो जब हम लोग सी डी बाई आर एस बोलेंगे ना, तो सी डी का वैल्यू कितना है, x है, और आर एस का वैल्यू कितना है बच्चे 13 है। तो इसको रख करके हम लोग x निकाल सकते हैं। तो लेते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ऑल्सो, या फिर ऑल्सो बोल लो, हाँ बोल सकते हो ऐसे करके कि ऑल्सो m इज इक्वल टू क्या है, सी डी बाई आर एस है। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है आपका 5/4। सी डी का वैल्यू क्या है बच्चे, सी डी का वैल्यू आपका x है। क्या है, x है, और आर एस का वैल्यू क्या है 13 है। तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। तो सी डी का वैल्यू हमारा x है और आर एस का 13 है, ठीक ना। आर एस का 13 है। हम लोग बोलेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 5 का मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ। x को यहीं पर छोड़ दूंगा मैं, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 13, तो 13 5 जा होता है 65। 65 को 4 से डिवाइड करूँगा ना, तो मैं बोलूँगा कि 4 से 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 करने पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 है तो 5। फिर 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, 6 टाइम्स में कितना आता है 24 आता है। तो 5 माइनस 4 1 होता है और ये 0 हो गया। अब पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 मिलेगा। 4 2 जा होता है 8, तो यहाँ पर 2 मिलेगा। पॉइंट है तो एक 0 मिलता है। 4 5 जा 20 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया 16.25। और इस तरीके से हमारा x y और z तीनों का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए निकल चुका है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ना जो सेकंड क्वेश्चन है ना, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के पहले क्या करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा इसको ना मैं ना अलग अलग करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ना कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, दोनों अलग अलग है ना। थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए तुम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए हैं, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर तो नॉमेनक्लेचर कर दो ना। तो यहाँ पर लिख दो अपने मन से कि ये a है, ये b है और ये क्या है c है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए b पे क्या है 90 डिग्री है, b पे क्या है 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर है। वो क्यों सर ऐसा कर रहे हैं बच्चे, इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ना ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब b पे 90 है ना, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर जो भी लिखोगे ना, तो 90 यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखते हो, मान लो कि ये लिखते हो p q
आर लिखते हो तो ये बी जो है ना वो ना क्यू के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है ना कि बी यहाँ पर पी के इक्वल है। तो बोलोगे कि चलिए सर हम लोग को तो बी का तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये सर ए पी के इक्वल है कि सर सी आर के इक्वल है, मतलब कि कौन किसके इक्वल हमें बताइए पहले। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना आर 60 डिग्री है, आर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ए तो 30 डिग्री है, तो क्या आर कभी ए के इक्वल हो सकता है? तो बोलोगे नहीं सर आर ए के इक्वल नहीं है। तो फिर आर किसके इक्वल है बच्चे? तो आर हमारा सी के इक्वल है। आर हमारा किसके इक्वल है? आर हमारा सी के इक्वल है। तो इसको ऐसे करके डबल कर लो और यहाँ पर ऐसे सिंगल कर दो, तो ए हमारा पी के इक्वल है। समझ में आ गया ना, ए हमारा पी के इक्वल है और आर हमारा सी के इक्वल है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं स्केल फैक्टर। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग निकालते हैं, नहीं ये सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं स्केल फैक्टर, SCALE स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे ना कि सर जब हम लोग ना ये ए बी, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा ना, यहाँ पर लिख लो, पहले ऐसे करके लिख लो ना तो ज़्यादा से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे ना कि सिंस ट्राइंगल ABC ये क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल। देखिए B जो है ना बच्चे वो किसके इक्वल है? Q के, तो B बीच में है तो Q भी बीच में होगा। जो A है ना वो किसके इक्वल है? P के, तो यहाँ पर ये P के इक्वल होगा। और जो ना C है वो R के इक्वल है, तो यहाँ पर ये PQR होगा। तो हम लोग जब बात करेंगे AB का, जब हम बात करेंगे AB का तो हम लोग PQ को देखेंगे। तो बोलेंगे सर Y और 7√3 से हम लोग कभी भी M का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो BC जो है वो QR के है, BC 5 है, QR X है, तो सर हम लोग अभी भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन है। फिर हम लोग AC और PR देखते हैं, AC 10 है, PR 14 है, तो हम लोग यहाँ से M का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि M जो होगा ना वो क्या होगा? वो होगा आपका AC बाई PR होगा। तो AC कितना है? AC है आपका 10 और PR कितना है? PR है 14। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये 2 5 ज़ा 10 है, 2 5 ज़ा 10 है और ये 2 7 ज़ा 14 है। तो ये M कितना आ जाएगा बच्चे? M आ जाएगा आपका 5/7 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसी M को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो अब यहाँ पर बोलेंगे ना हम लोग ऐसे करके कि सिंस जो ये M है ना, ये M किसके इक्वल है? जो M है बच्चे वो देखिए, वो हम लोग बोलेंगे कि AB बाई पी क्यू के इक्वल है। फिर BC बाई क्यू आर के इक्वल है और AC बाई PR के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर AB बाई PQ का यूज़ करेंगे, AB बाई PQ का यूज़ करेंगे ना तो हमारा ना Y का वैल्यू निकलेगा। तो आप बोलोगे ना कि सिंस, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस M इज इक्वल टू क्या है? AB बाई PQ है, M का वैल्यू है 5/7, 5/7। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है Y और PQ का वैल्यू कितना बचे? PQ का वैल्यू है 7√3। हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो मैं बोलूँगा ना कि 7 का मल्टीप्लाई होगा Y के साथ और 5 का मल्टीप्लाई होगा 7√3 के साथ। तो मैं बोलूँगा कि Y को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 7√3 और ये 7 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा? Y का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 5√3 और ये आपका अभी आया है आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरा रेशियो को लेते हैं। दूसरा रेशियो को लेंगे ना तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि सिंस M इज इक्वल टू क्या लिए थे? अभी लिए थे AB बाई PQ, अब लेते हैं M इज इक्वल टू BC बाई QR। तो M लेते हैं BC बाई QR, तो M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू है 5/7, ये हो गया 5/7। BC देखते हैं, BC यहाँ पर 5 है, QR यहाँ पर X है, तो BC 5 QR X है। BC आपका 5 है, QR X है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 5 का X से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर X को ऐसे छोड़ दो, ये 5 मल्टीप्लाई 7 है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका X का वैल्यू 7 आएगा और ये क्या है बच्चे? आपका आंसर नंबर सेकंड है। अब बात करते हैं थर्ड का। तो हम लोग बोलेंगे ना कि थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या है हमारा यहाँ पर? अच्छा थर्ड देखिए ये एंगल है। थर्ड क्या है? ये एंगल है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना एंगल ए क्या है बच्चे? एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए क्या है बच्चे? एंगल पी के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? आपका 30 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे ऐसे करके, यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस एंगल ए जो है ना वो एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल ए कितना है? एंगल ए आपका 30 डिग्री है, पी आपका कितना है? z है। तो z का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? आपका z का वैल्यू आ गया 30 डिग्री और ये आपका क्या आ गया बच्चे? आपका आ गया आंसर नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 का ना
फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है, सेकंड को सॉल्व कर लिया है, अब बारी आती है थर्ड की। तो थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, वन बाय वन समझते हैं। तो थर्ड को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो थर्ड में बोला जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं स्केल फैक्टर। अच्छा, पहले तो एक काम करो, इसको नॉमेनक्लेचर कर दो। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसको लिखने के लिए ध्यान दो ना कि ए पे सिंगल लाइनिंग है, मतलब कि सिंगल लाइनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ से आप लिखोगे। तो सपोज करो यहाँ पर लिखते हो पी, अब क्यू इधर लिखे कि क्यू इधर लिखे। तो क्वेश्चन आता है कि ए के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब कि कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन डी के लिए बताया गया है डबल एंगल। तो उल्टा जब देखेंगे ना, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस, तो ये एस होगा। देखिए ए बी सी डी ये लास्ट वाला है, तो पी क्यू आर एस ये लास्ट वाला होगा। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस ले दो, और आप ऐसे करके बोल दो ना, ऐसे करके बोल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बोलोगे ना कि सिंस, या फिर गिवन, गिवन लिख लो, गिवन गिवन क्वाड्रिलेटरल, इसको पूरा लिखिएगा ना, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो आप बोल सकते हो देयर फॉर स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर एम से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो आपको साइड नोन रहेगा उससे निकालोगे। तो बोलोगे पहले ए बी 15 बाई वाई लेंगे, तो आपका एम नहीं निकलने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये अननोन है। बी सी बाई अच्छा नहीं सॉरी, ए बी बाई पी क्यू लेंगे तो निकल जाएगा ना ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी बाई पी क्यू लेंगे, तो ए बी बाई पी क्यू लेंगे। मैं गलती कर रहा था, मैं यहाँ से यहाँ पर देख रहा था, ए बी बाई पी क्यू लेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो एम आप यहीं से निकाल लो। तो आप बोलोगे ना कि एम क्या हो जाएगा, आपका ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी आपका 15 है, और पी क्यू कितना है आपका, ये 18 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका m का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 5/6 आ गया। इसी m को हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस, हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस जो ये m है ना, वो m किसके इक्वल है, तो m इक्वल है ए बी बाई पी क्यू। तो फर्स्ट दो लेटर को हम लोगों ने दो लेटर के साथ लिख लिया, फिर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, फिर सी डी बाई आर एस, सी डी बाई आर एस, और फिर बोलोगे ए डी फर्स्ट और लास्ट पी एस, ए डी बाई पी एस के क्या ये इक्वल है। तो जब हम लोग ए बी बाई पी क्यू को लेंगे ना, ए बी बाई पी क्यू को, तो हमारा कुछ अननोन है ही नहीं, तो ये हमारा निकलेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, बी सी बाई क्यू आर लेते हैं। तो बी सी है आपका 21 दिख रहा होगा आपको, और क्यू आर क्या है, एक्स है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक्स निकालते हैं। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि सिंस एम इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बी सी कितना है, सॉरी एम कितना है, एम है आपका 5/6, बी सी कितना है, बी सी है 21, और क्यू आर कितना है बच्चे, क्यू आर है आपका एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 के साथ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि एक्स तो यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 21 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। बोलोगे सर ये सिंप्लीफाई तो होने से रहा, तो हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब हम लोग 21 का 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसको फिर 5 से डिवाइड करवाना है। तो 126 को 5 से डिवाइड करवाएंगे, तो 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6, 5 5 जा 25 होता है, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा, और 5 2 जा 10 होता है। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 25.2। और ये भी आपका क्या आया है बच्चे, ये भी आपका आंसर नंबर फर्स्ट आया है। सेकंड के लिए आप बोलोगे ना कि सिंस m इज इक्वल टू, एम क्या है बच्चे, m ए बी बाई पी क्यू तो निकलेगा नहीं, बी सी बाई क्यू आर ले लिए हैं, अब लेते हैं सी डी बाई आर एस। तो m इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस। तो मैं बोलूँगा ना कि m का वैल्यू कितना है बच्चे, m का वैल्यू तो हमारा 5/6 है, जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए सी डी, जब आप सी डी देखो ना, तो सी डी आपका कितना है बच्चे 18 है, और आर एस है ना, आर एस आपका कितना है, वाई है। तो सी डी आपका 18 है, आर एस आपका वाई है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि मैं 5 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा वाई के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा 18 के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 18, और ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, 5 तो जाएगा तो डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पहले हम लोग क्या करवाते हैं, 18 का 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 8 जा 48, कैरी 4, और 6 1 जा 6, और 4 10 आ गया। अब इसको मुझे क्या करवाना है, 5 से डिवाइड करवाना है। तो मैं बोलूँगा कि 5 2 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको 8 को नोट करेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पर 3 है, पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा, 5 6 जा
30 हो गया। तो सिंप्लीफाई करने पर आप बोल सकते हो कि ये y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये y का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर 21.6 और ये आपका क्या है बच्चे, ये भी आपका आंसर नंबर सेकंड आया है। अब हम लोग लेते हैं थर्ड। तो थर्ड बोलेंगे ना कि थर्ड किसको लेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए डी बाई पी एस लेंगे, ए डी बाई पी एस लेंगे। तो मैं बोलूँगा ना कि ऑल्सो m इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ए डी बाई पी एस है। तो मैं बोलूँगा ना कि m का वैल्यू तो यहाँ पर कितना है 5/6 है ही, ठीक है ना। और बात करते हैं एडी का वैल्यू कितना है बच्चे, एडी का वैल्यू है 27 और पीएस का वैल्यू कितना है, जेड है। तो एडी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडी का वैल्यू है आपका, हाँ इतने में दिख जाएगा, एडी का वैल्यू है 27 और पीएस का वैल्यू कितना है बच्चे, पीएस का वैल्यू आपका जेड है। तो मैं यहाँ पर करवाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा जेड के साथ और 27 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 के साथ। जेड को यहीं पर छोड़ दूंगा, ये 27 है, 6 है, मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों का करवाते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है ना, इसीलिए। तो 27 का करवाऊंगा 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16। अब करवाते हैं 5 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करवाने के लिए 5 3 जा 15, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2 नोट करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा और 5 4 जा 20 होता है। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर z इज इक्वल टू 32.4 आ गया। और ये क्या आ गया बच्चे आपका, ये आपका आ गया आंसर नंबर थर्ड। और इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर दिया। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करता हूँ, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो ना, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहले लिखते हैं 4 और फिर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसे आप लोग को दिख रहा होगा ना, इसको आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं कि कौन सा किसके इक्वल है, क्योंकि देखिए ये आपको ना सेम फिगर दिख रहा है। अगर इसको बोलते हो ए, इसको बोलते हो बी, इसको बोलते हो सी, इसको बोलते हो डी ना, तो ये जो ए है ना, ए तो ए ही रहेगा। इसको बोल दोगे यहाँ पर एक्स, इसको नहीं एक्स मत बोलो, इसको बोल दो ओहो, इसको बोल दो पी, ये क्या है पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो बोलोगे सर ये 90 के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये तो खुद के इक्वल है ही, ये तो ए अपने आप में इक्वल है ही। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, ऐसे करके समझिएगा कि ना सिंस या फिर गिवेन ये क्या है 1 2 3 4 गिवेन। तो यहाँ पर बोलेंगे गिवेन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है सिमिलर है, क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर के क्या है बच्चे, ये सिमिलर है। तो बस अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना स्केल फैक्टर m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल कैसे निकालेंगे। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना ये इसको लेंगे और इसको लेंगे तो सर हमारा m निकलने वाला नहीं है, सर इसको लेंगे और इसको लेंगे तो सर हमारा m निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू होगा बी सी बाई पी क्यू। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग m इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी ले सकते हैं क्या, हाँ बच्चे ले सकते हो, आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब यहाँ पर आप पी क्यू बाई बी सी लोगे ना, तो जब भी आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करोगे तो पहले आप छोटा वाला लोगे फिर बड़ा लोगे तो सही होगा, नहीं तो क्या होगा आंसर गलती आएगा आप लोग का, ठीक है ना। तो बी सी कितना है बच्चे, बी सी है आपका 6, बी सी है आपका 10 और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 6। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, m इज इक्वल टू आपका 5/3 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को तो पता ही कि अब क्या है, तो अब बोलोगे ना कि देयरफॉर m जो होगा ना बच्चे वो m किसके इक्वल होगा, ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाय ओह नहीं हाँ, m जो होगा वो ए बी बाई ए पी के इक्वल होगा, m जो होगा ए बी बाई ए पी के, फिर बी सी बाई पी क्यू के और फिर बोलोगे सी डी बाई क्यू आर के और लास्ट में बोलोगे ए डी बाई ए आर के, ए डी बाई ए आर के, ठीक है ना। तो मैं अब लेता हूँ पहला वाला, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर m इज इक्वल टू, जब मैं लूँगा ए बी बाई ए पी लूँगा ना, तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू अभी निकाले हैं 5/3 और ये ए बी कितना निकाले हैं, ए बी तो 15 गिवन है हम लोगों को, ए पी बच्चे क्या है x है। तो मैं पर बोलूँगा कि 5 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई
और 3 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा 15 के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 15 है, नीचे में सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 इतना तो डिवाइड में 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 1 जा 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9 आ गया। तो 9 यूनिट आपका आ गया पहला वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू कितना बच्चा आपका 9 है। अब सेकेंड रेशियो को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड रेशियो क्या है, m इज इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू। तो जब आप बी सी बाई पी क्यू लोगे ना तो आपका कोई वैल्यू है ही नहीं अननोन, तो ये निकलेगा ही नहीं। तो आप थर्ड पे मूव करोगे तो आप बोलोगे ना कि एंड m इज इक्वल टू क्या है, सी डी बाई क्यू आर है। तो m का वैल्यू कितना है बच्चे, m का वैल्यू है 5/3। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है आपका 5/3। और सी डी कितना है 12 है, और क्यू आर कितना है z है। सी डी आपका 12 है, क्यू आर कितना है z है। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे आप z के साथ और 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 12 के साथ। तो आप बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12, और ये मल्टीप्लाई में है ना तो इस साइड आएगा तो ये क्या होगा डिवाइड में। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए 12 3 जा 36 होता है, क्या होता है 36 होता है। तो कहाँ पर बता दूँ इसको, यहाँ बता दे रहा हूँ ना, ये क्या है रफ वर्क है, ठीक है ना। तो 12 3 जा 36 होता है, 36 को करना क्या है आपको 5 से डिवाइड करवाना है। तो 5 7 जा 35, ठीक है ना, यहाँ बना गया, पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा, 5 2 जा 10 हो गया। तो सिंप्लीफाई करने पर आप बोल सकते हो कि z का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, z का वैल्यू आपका आ जाएगा 7.2। और ये आपका बच्चे अभी आया है सेकेंड आंसर, कितना आया है, मतलब कि ये आपका भी सेकेंड आंसर आया है। अब आप लोगे m इज इक्वल टू ए डी बाई ए आर लोगे, तो आप बोलोगे कि ऑल्सो दिख रहा है ना, हाँ ऑल्सो m इज इक्वल टू क्या है बच्चे ए डी बाई ए आर है। तो m का वैल्यू क्या है बच्चे, m का वैल्यू आप बोलोगे कि सर m का वैल्यू सर 5/3 चलते आ रहा है। ए डी बोलोगे सर ए डी ना सर 16 है, और ए आर ना सर y है। तो ए डी कितना है, ए डी आपका 16 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाँ तो ए डी आपका 16 है और ए आर आपका क्या है y है। तो मैं बोलूँगा कि 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ और 16 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। तो y को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 3 है, 5 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, 16 3 जा 48, और यहाँ नीचे में क्या है 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंप्लीफाई करने पर y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 48 को क्या करो 5 से डिवाइड करवा लो। तो 5 9 जा होता है 45, यहाँ पर 3 आ गया, पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा, 5 6 जा 30 आ गया। तो y का वैल्यू सॉल्व करने पर आप बोल सकते हो कितना आया है, y का वैल्यू आया है आपका 9.6 आया है। और इस तरीके से ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका आंसर नंबर थर्ड है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4, ठीक है ना बच्चे। ये क्या है क्वेश्चन ना पूछता है एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था ना कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे है। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 बना लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से ईजिली बन जाएगा, और नहीं बनाया है तो इसको समझ लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बना हुआ है ना इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको, और ऐसे वैसे मैं समझाई भी था इसको एक बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो बोला जा रहा है, अच्छा एक काम करता हूँ ना, इसको मैंने कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देन क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके सारे साइड्स का मेजरमेंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलेटरल। अच्छा एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसका साइड्स क्या है बच्चे, विच इज सिमिलर। अच्छा जो क्या है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चे, सिमिलर है, उसका साइड्स यहाँ पर इतना दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्केल फैक्टर। तो पहले हमको जो गिवन है ना उसको लिखते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि गिवन है, हम लोग बोलेंगे कि गिवन, यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे कि फर्स्ट लेटरल साइड्स क्या क्या है। तो पहले का दिया जा रहा है आप लोग को 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड आपका 8 सेंटीमीटर है। फिर एंड करके आप बोल सकते हो कि सेकेंड SECOND सेकेंड क्वाड्रिलेटरल। अच्छा आप ऐसे कर लो ना, यहाँ पर लिख लो ना ऐसे करके कि सिमिलर टू फर्स्ट, ये क्या है फर्स्ट का सिमिलर है। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल साइड्स, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल साइड्स क्या है बच्चे, तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर, फिर ये है आपका 9 सेंटीमीटर, अगेन है 9 सेंटीमीटर
एंड आपका 12 सेंटीमीटर है। सिमिलर है इट मीन्स इसके ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना बच्चे वो क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। ठीक है ना, ये है बोलने का मतलब। तो सबसे पहले हमसे हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है ना कि आप क्या करिए, आप क्या करिए, आप निकालिए व्हाट इज द स्केल फैक्टर। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया है। पहले हम लिखते हैं स्केल फैक्टर, हम बोलते हैं ना कि ना SCALE स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो स्केल फैक्टर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना द सेकेंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब कि पहले आपको सेकेंड को रखना है फिर आपको फर्स्ट को रखना है। तो या तो आप 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर रख लीजिए, या तो आप 9 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर रख लीजिए, 9 6 या फिर 12 8 रख लीजिए। दोनों में से मतलब कि इन सब में से कोई सा भी रख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले रख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 3 जा और 2 2 जा। तो सिंप्लीफाई करने पर जो आपका स्केल फैक्टर है ना m इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसमें कंडीशन लगाया था ना कि सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का फ्रॉम द फर्स्ट से क्या है 4 है। ऐसा नहीं है ना कि 6 सेंटीमीटर को आप 6 के नीचे में लिख देंगे। फर्स्ट का फर्स्ट से रेशियो देखते हैं, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट निकल के आ गया। सेकंड हम लोग बोलेंगे ना, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोला जा रहा है हम लोगों को कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बोथ द क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ये है हमारा, तो 4 सेंटीमीटर, फिर है आपका यहाँ पर 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो प्लस करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 होता है बच्चे 24। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। फिर एंड करके बोलूँगा कि एंड पेरीमीटर ई छूट गया, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 6 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 12 होता है 36। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये आ गया 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका आ गया है आंसर नंबर सेकेंड, आपका ये आ चुका है। ठीक है ना, अब लास्ट जो है, लास्ट क्या बचता है, लास्ट बचता है हमारा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो बच्चे जो रेशियो ऑफ पेरीमीटर होता है ना बच्चे, वो क्या होता है आपका स्केल फैक्टर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है ना कि यहाँ पर आपने स्केल फैक्टर निकाला है सेकेंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द सेकंड, मतलब कि इस पर क्या करना है, सेकंड को नीचे लिखना है। तो इसका उल्टा आ जाएगा, 3/2 का क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बना करके समझा रहा हूँ। तो ये देखिए ना, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर ये थर्ड है, हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो आप बोलोगे ऐसे करके कि पेरीमीटर ऑफ, अब देखिए ना यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द सेकेंड। तो फ्रॉम वाले को नीचे लिखेंगे ना, ऐसे लिखो, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल पहले बोल रहा है तो बोलोगे कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल LATERAL, और नीचे में करके बोलोगे रेशियो है निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ सेकेंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो पेरीमीटर क्या आया है फर्स्ट का आया है 24 सेंटीमीटर, सेकेंड का कितना आया है 36 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो सॉल्व करने पर रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया। और ये आपका क्या है बच्चे, ये है आपका आंसर नंबर थर्ड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा यहाँ पर है। एक काम करता हूँ, इसको भी ना, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को बताना है तो बताते रहूँ। तो एक काम है, तो क्वेश्चन फिफ्थ को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। इसका भी ना, इसमें ना 3 क्वेश्चन है। पहले मैं फर्स्ट को बताऊंगा, देन सेकंड को, देन थर्ड को। तो बोला जा रहा है ना कि गिव एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, जो तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम्पल देना है
एंड गिव रीजन, और आपको रीजन ही बताना है। क्या रीजन बताना है, तो पहले तुमको पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि इफ टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो पॉलीगॉन्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर उनका देखिए दो फिगर ऐसे जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना, दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट है ना, देन दे आर सिमिलर एज वेल, तो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। तो आप बोलोगे ना कि हमको एग्जाम्पल देना है, तो आप यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग को मैंने बताया था ना कि जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट का बात करते हैं ना, तो हम लोग सिमिलर सिमिलर चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि आर ऑल सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट, क्या सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो नहीं, सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर होते हैं। अगर आपको इसके जैसा बनाना है ना, इसके जैसा बनाना है ना, तो आपको ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। या फिर आपको अगर इसके जैसा बनाना है तो आपको इसके साथ सेम टू सेम बनाना पड़ेगा एक फिगर। हम लोग यहाँ पर मैं बता दिया था आपको, रेक्टेंगल के लिए बता दिया था। मैं काम करता हूँ स्क्वायर के लिए आप लोग को बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे ना कि एग्जाम्पल टू SQUARE 2 स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर ईच। हम लोग क्या लेते हैं, दो स्क्वायर लेते हैं जिसमें दोनों का साइड क्या है बच्चे, 4 4 सेंटीमीटर का है। मतलब आपको ऐसे करके समझाने के लिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया एक फर्स्ट स्क्वायर, ये क्या है, एक फर्स्ट स्क्वायर है, इसका ये साइड, सभी साइड क्या है, 4 4 सेंटीमीटर का है, 4 4 सेंटीमीटर का है ये फर्स्ट स्क्वायर का भी। और आपका सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर है, सेकेंड स्क्वायर इसका भी क्या है बच्चे, ऑल साइड्स क्या है बच्चे, 4 4 सेंटीमीटर का ही है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और इसको और स्क्वायर के ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री तो होते ही हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने 2 स्क्वायर लिया, इसका हर एक का साइड क्या है, 4 4 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं ना कि ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो ऐसे करके बोलोगे ना कि THEY दे हैव एग्जैक्टली। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा ना लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया है, दो स्क्वायर लिया है जिसमें सभी का साइड्स क्या है बच्चे, 4 4 सेंटीमीटर का है। तो बोला जा रहा है ना कि दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, इन लोगों का क्या है बच्चे, सेम शेप भी है, सेम साइज भी है। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड हैंस ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड मैच, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 90 है, और करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है, मैच मतलब इक्वल इक्वल है। सो दे आर ऑल्सो सिमिलर, इसलिए क्या बच्चे, सिमिलर भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया एग्जाम्पल। अब बोला था कि गिव रीजन, रीजन भी देना है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन जो है ना, हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन का क्या होता है बच्चे, इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है एंड एंगल होता है। सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो जब भी आप क्या करोगे, 4 और 4 का रेशियो निकालोगे, 1 आएगा, 4 और 4 का 1, 4 और 4 का 1, 4 और 4 का 1 आएगा। तो हर समय क्या आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई करता है सिमिलरिटी के भी कंडीशन को। इसलिए क्या है बच्चे, ये आपका जो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होते हैं ना, वो सिमिलर भी होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट करते हैं और उसको समझते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन क्या है, सिमिलर है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, तो यह जरूरी नहीं ना, यह आवश्यक नहीं ना कि डेट दे आर कॉन्ग्रुएंट, कि वो लोग कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। हाँ बच्चे बिल्कुल, देखिए अगर दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर है तो जरूरी नहीं ना कि वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट ही हो, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, इसका भी आप लोग को ना एग्जाम्पल और इसको लिख करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग को बोला जा रहा है कि दो पॉलीगॉन क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग अपने मन से बोल देते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर बताया था, ये वाला जो है ना, जो आप लोग को यहाँ पर बताया था, ये वाला थिंक एंड डिस्कस वाला, यही सेम चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगा। नहीं तो एक काम करता हूँ, साइड का मेजरमेंट अलग अलग ले लेता हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि रेक्टेंगल्स टू रेक्टेंगल्स ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर
मतलब कि पहला रेक्टेंगल ये हो गया, और दूसरा रेक्टेंगल हम लोग ऐसा लेंगे ना कि इसका और इसका रेशियो अगर 1/2 का है ना, तो सेकेंड वाले का भी क्या होगा, रेशियो 1/2 ही होगा। एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या लेते हैं, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर लेते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पहला पहला रेक्टेंगल अगर ऐसा है, पहला ट्रायंगल अगर ऐसा है, अगर ये 2 है और ये 4 है, तो थर्ड कैसा होगा, मतलब कि सेकंड कैसा होगा, सेकंड रेक्टेंगल ये 6 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, ये 3 होगा। ऐसा करके समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये क्या है, 3 होगा। देखिए रेक्टेंगल के ऑल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया है। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है बच्चे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, सेम सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन इसका इसका जो साइज है वो इसका साइज नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले मैंने लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को ना समझाता हूँ, तो समझ में आ रहा है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, यहाँ पर मैं समझा दूँ आप लोगों को। तो बोला जा रहा है ना कि ना हम लोगों ने दो रेक्टेंगल लिया है, देयर साइड लेंथ आर इन द सेम रेशियो। इसका देखिए 2:4 लेंगे तो भी 1/2 आएगा, 3:6 लेंगे तो भी 1/2 आएगा। सो दे आर सिमिलर, इसलिए क्या है, दोनों सिमिलर है। बट देयर साइजेस आर डिफरेंट, इनका साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, इसका पेरीमीटर भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब रीजन लिखते हैं। तो रीजन में बोलेंगे ना कि ना जो ना सिमिलर पॉलीगॉन होते हैं ना, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए ना कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल इक्वल हो, और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल इक्वल हो। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में होता है ना कि ना वो क्या होना चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सिमिलर में क्या होता है, दे कैन बी, सिमिलर फिगर जो होते हैं ना वो लार्जर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में ये चीज़ नहीं चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में चाहिए कि सेम टू सेम साइज के हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, उसको भी हम लोग नोट करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ना कि थिंक एंड राइट 3 मोर स्टेटमेंट। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो आपको ना 3 स्टेटमेंट और लिखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना फर्स्ट और सेकंड को मिला करके ही हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना ऐसा करके कि देखिए ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये हम लोग लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल का बात कर लेते हैं कि ना सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बस इतना भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर बट दे बिकम कॉन्ग्रुएंट, लेकिन वो लोग कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनका साइड क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो यही लिख दो कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सभी इक्वल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर सिमिलर होते हैं। बट दे बिकम कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब, ओनली, केवल और केवल तब, ओनली इफ देयर साइड्स आर इक्वल, जब उनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। और थर्ड आप इसी में से बोल सकते हो, जहाँ पर आप इक्वल ट्रायंगल का बात किए हो ना, वहाँ पर आप क्या बात कर लो, स्क्वायर का बात कर लो। सेम सेम यही स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैंने बोलूंगा ना यहाँ पर कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट दे बिकम कॉन्ग्रुएंट, लेकिन वो लोग कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ओनली इफ,
केवल और केवल तब देयर साइड्स आर इक्वल, जब क्या होगा, उनका साइड्स क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा, ठीक है ना। तभी आप इसको बोल सकते हो। या फिर आप फोर्थ पॉइंट एक ये भी बोल सकते हो ना कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब कि आप फोर्थ पॉइंट आप केवल यहाँ से यहाँ तक बोलोगे तो आपका वो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। सिक्स पॉइंट आप बोल सकते हो कि ऑल 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 रेगुलर पेंटागन आर सिमिलर। सभी रेगुलर पेंटागन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल रेगुलर हेक्सागन आर सिमिलर, सभी रेगुलर हेक्सागन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा ना एक्सरसाइज 3 का पार्ट सेकंड वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का ना नोट्स पार्ट होगा, जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।